वॉन वाल ने यह कहा कि वाकई में जो आप प्रेशर मेजर करते हो, गैस का प्रेशर उस मेजर्ड प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ हाँ बोलो। नहीं, फिर एक और बार बोलो। हाँ हाँ, एक मॉलिक्यूल इसको ऊपर खींच रहा है, नीचे खींच रहा है। चलो इन दोनों में कैंसिल हो गया, इन दोनों का ये तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो नेट और ओवरऑल पीछे की तरफ रहा ना ना। भाई दीवार तो ना मॉलिक्यूल को खींचती है ना अट्रैक्ट करती है। दीवार तो मॉलिक्यूल को मैं खींचती ना अट्रैक्ट करती है, दीवार को कोई मतलब नहीं, दीवार किस तरह के हमको जानते ही नहीं है। हम तो ये बात देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल जब इससे टकरा रहा है तो फोर्स लगाना चाहता है, प्रेशर लगाना चाहता है, और पीछे के मॉलिक्यूल इसको पीछे खींच रहे हैं, तो इसको आजादी से जितना फोर्स लगाना चाहता है उतना नहीं लगाने देंगे, आजादी से जितना प्रेशर लगाना चाहता है उतना नहीं लगाने देंगे। हाँ जी, ये सारे मॉलिक्यूल, हाँ ये भी अपना अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना अपना काम कर रहे हैं, मगर अपना काम करते हैं इसको तो खींच ही रहे ना, इस टकराने वाले मॉलिक्यूल को। तो ये जो दीवार पर जब टकराएगा तो अपनी आजादी से, बिना इस फोर्सेस के, ये सारी फोर्सेस नहीं होती तो बहुत ज्यादा फोर्स के साथ टकराता और बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता, उतना तो नहीं लगा पाएगा ना, हाँ या ना। जरा सोचिए, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स होता ही नहीं, तो क्या है बिल्कुल आजादी से टकरा पाता? टकराता आजादी से, अच्छा खासा फोर्स लगाता, मगर इन फोर्स की वजह से इस दीवार पर लगने वाला नेट प्रेशर और नेट फोर्स निश्चित कम ही हो जाएगा। तो हम कहते हैं आप जो भी कुछ प्रेशर मेजर कर रहे हो, वाकई में जो गैस का प्रेशर होता है वो उस मेजर्ड प्रेशर से थोड़ा ज्यादा ही होता है। मेजर्ड प्रेशर यदि पी है तो उसमें कुछ प्रेशर करेक्शन आ जाना चाहिए। अब ये प्रेशर करेक्शन क्या होता है यह समझाता हूं। वॉन डर वाल ने सिर्फ यह बात ही नहीं लिखी, इस प्रेशर करेक्शन के लिए एक्सप्रेशन भी लिखा। ध्यान रहे, हम तीसरा नोबेल प्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं। पहला नोबेल प्राइज तो हमने मैक्सवेल को दिया था, दूसरा नोबेल प्राइज हमने किसको दिया था? दूसरा नोबेल प्राइज किसको दिया था? बोल्ट्जमैन को। अब हम तीसरा नोबेल प्राइज देने की तैयारी कर रहे हैं, किसको देंगे? वॉन डर वाल। गैसेस स्टेट चैप्टर पर तीन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिले हैं। पहला मैक्सवेल, दूसरा बोल्ट्जमैन और तीसरा वॉन डर वाल। तो वॉन डर वाल ने ये जो काम करा है, वंस अगेन इज अ नोबल जॉब, इट्स अ नोबल टास्क। और उसने रियल गैस के बिहेवियर को समझा दिया, रियल गैस की इक्वेशन लिख दी। उसने कहा कि जो प्रेशर करेक्शन है, भाई वेसल के अंदर जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसे खींचेंगे और उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के खिंचाव की वजह से ये प्रेशर कम होता जाएगा। प्रेशर करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर करेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। और एक और बात लिखी
दिस प्रेशर करेक्शन, अब जरा सोचिए, वेसल का जितना बड़ा वॉल्यूम है, जितना बड़ा वेसल है, उतना मॉलिक्यूल्स ज्यादा फैले हुए होंगे, और जितना मॉलिक्यूल्स ज्यादा फैले हुए होंगे, उतना ही मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी ज्यादा होगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच में यदि दूरी ज्यादा हुई तो उनके बीच में इंटरैक्शन कम होएगा, तो ये जो फोर्सेस है कम होती जाएंगी. सो प्रेशर करेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम. हां बोलो. यदि नहीं, क्या बढ़ेगी तो? नहीं, आप क्या बढ़ने की बात कर रहे हैं, कोई बात बोलो. मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी बढ़ेगी, देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. अट्रैक्शन फोर्स कम होएगा. दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, मगर मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कम होएगा. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो स्पेस बढ़ा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर गए, तो जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर गए तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम होएगा, और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम हुआ तो जिस वजह से ये समस्या आ रही है वो फोर्स ही कम हुआ तो करेक्शन कम हुआ. तो प्रेशर करेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम. हेंस दिस प्रेशर करेक्शन, हम ऊपर की दोनों चीज को क्लब कर देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर. वंडरवॉल ने यह बात सजेस्ट करी. एक मिनट. This pressure correction is proportional to n square by v square. मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं. This pressure correction प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वालिटी साइन लगाया, और साथ में कांस्टेंट. इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं ए से, एन स्क्वायर ए बाय वी स्क्वायर. यह प्रेशर करेक्शन वंडरवॉल ने सजेस्ट करा. हियर दिस ए इज कॉल्ड वंडरवॉल कांस्टेंट, और वंडरवॉल ने लिख दिया प्रेशर ऑफ गैस is equal to P plus N square A by V square. हाँ बिल्कुल. Here this A is called van der Waal constant. अलग अलग गैस के लिए ए की वैल्यू अलग अलग होती है, मगर किसी भी गैस के लिए ए की वैल्यू फिक्स होती है. मैं इधर लिखता हूं, ए इज van der Waal कांस्टेंट.
A is termed as van der Waal constant. किसी भी गैस के लिए van der Waal कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है और अलग अलग गैसेस के लिए van der Waal कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है. अब इस van der Waal कांस्टेंट के लिए हम एक बात जरूर जान लें कि इस van der Waal कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी. मैं इस जगह पर लिख देता हूं n स्क्वायर a बाय v स्क्वायर. दिस मस्ट बी इन एटमॉस्फियर, क्योंकि यह प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस p एटमॉस्फियर में, तो प्लस ये पूरी की पूरी टर्म भी एटमॉस्फियर में होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर को आप प्रेशर से ही ऐड करोगे, एटमॉस्फियर को आप एटमॉस्फियर से ऐड करोगे. दो क्वांटिटीज के बीच में भी एडिशन साइन है, तो इन दोनों क्वांटिटीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों क्वांटिटीज की यूनिट सेम होनी चाहिए. तो ये प्रेशर यदि एटमॉस्फियर में हुआ तो इसको भी एटमॉस्फियर में होना पड़ेगा. हाँ बोलो. हाँ बिल्कुल, नया फॉर्मूला नहीं बन गया, एक नया डायमेंशन बन गया. ये भी प्रेशर का ही डायमेंशन है. एन की जगह अब मैं लिख दूं मोल स्क्वायर, वी की जगह मैं लिख दूं लीटर स्क्वायर. दिस मस्ट बी इन एटमॉस्फियर. सो ए मस्ट बी इन एटमॉस्फियर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर. यह एक ही यूनिट होनी चाहिए. हाँ बोलो. डायमेंशन मतलब किसी भी क्वांटिटी की यूनिट. जैसे हमने कहा, मैं आपसे पूछूं आपका वजन कितना है, बोलो जल्दी. 519 न्यूटन. तो न्यूटन वुड बी योर डायमेंशन. न्यूटन वुड बी द डायमेंशन ऑफ योर वेट. मेरी बात समझ आई. यूनिट का एक दूसरा टर्म डायमेंशन भी. तो यदि आपसे पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर, तो इसका मतलब आपसे सवाल पूछा गया है व्हाट इज यूनिट ऑफ प्रेशर. आप जवाब क्या दोगे? इट मे बी एटमॉस्फियर, इट मे बी पास्कल, इट मे बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कई सारे डायमेंशन है, कई सारे यूनिट है. इसी तरह से मैंने आपसे पूछा कि ये जो van der Waal कांस्टेंट है इसका डायमेंशन क्या है. तो मेरे सवाल पूछने का मतलब है कि van der Waal कांस्टेंट का यूनिट क्या है. तो van der Waal कांस्टेंट का यूनिट डिटरमाइन हमने कैसे करा? तो ये प्रेशर करेक्शन के लिए इक्वेशन है P प्लस दिस. तो ये पूरी की पूरी P प्लस दिस है. P का यूनिट एटमॉस्फियर में, तो इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट भी एटमॉस्फियर में होना चाहिए. तो दिस n स्क्वायर a बाय v स्क्वायर दिस मस्ट बी इन एटमॉस्फियर. बिल्कुल, ये पास्कल में भी लिख सकते हैं. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a वुड बी इन पास्कल और वॉल्यूम की जगह मीटर टू द पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर. वॉल्यूम स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम स्क्वायर क्या होगा? मीटर टू द पावर 6. तो मैं इसका यह भी डायमेंशन लिखता हूं पास्कल इंटू मीटर टू द पावर 6 अपॉन मोल स्क्वायर. This is pressure correction as suggested by van der Waal. van der Waal ने यह प्रेशर करेक्शन सजेस्ट करा था. यह सारी बातें थॉरोली नोट डाउन करो, क्योंकि प्रेशर करेक्शन समझाने के बाद अब मैं आपको समझाऊंगा वॉल्यूम करेक्शन.
वंडरवॉल ने एक वॉल्यूम करेक्शन भी सजेस्ट करा था. द वॉल्यूम करेक्शन suggested by वंडरवॉल. प्रेशर करेक्शन का जो नीचे कंक्लूजन है वो मैं लिखा रहने देता हूं. दिस इज द फाइनल कंक्लूजन. इन फैक्ट विल बी यूजिंग दिस. मैं वॉल्यूम करेक्शन अब समझाने लगता हूं. अब वॉल्यूम करेक्शन क्या होता है समझो. पीवी इक्वल टू एनआरटी में क्या आप इसी समय रिकॉल करोगे वी क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी में वी क्या है? क्या आप मुझे बताएंगे? किसका वॉल्यूम? बस यही तो गलती कर दी अभी समझने में. वी किसका वॉल्यूम? जरा देखो ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. उसमें मैंने लिखाया, ध्यान से देखो एक बार फटाफट जरा पेज टर्न करके. आइडियल गैस के लिए जो मैंने काइनेटिक थ्योरी लिखी, पीवी इक्वल टू 1/Cmn Vrms स्क्वायर, और वहीं से जब मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी डिराइव भी करा तो वहां पर वी क्या था? जरा ध्यान से कोई बात पढ़ो. मैंने क्या लिखवाया? क्या है वी? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है यहां. दिस वी इज इन फैक्ट द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इट्स नॉट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस इन द गैस फेज. बस इसी वजह से वॉल्यूम करेक्शन है. हमने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 मान लिया, मगर किसी भी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम 0 नहीं होता है. उसका रेडियस फाइनाइट होता है, उसका वॉल्यूम फाइनाइट होता है. यदि यह एक गैस मॉलिक्यूल है और यह इसका रेडियस है, जैसे हम आर कह दें, स्फेरिकल. हम गैस के मॉलिक्यूल को, गैस के एटम को स्फेरिकल मान रहे हैं, ऐसा गोल गोल चारों तरफ से. कैन यू इमेजिन? किसी ने नहीं देखा. मैंने वही तो कहा, यदि ये चीज देखने को मिलती तो थ्योरी लिखने की आवश्यकता ही क्या होती. इसे थ्योरी लिखी जा रही है और उस लिखी गई थ्योरी पर नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि जो चीज दिख नहीं रही है, जो चीज सिर्फ कल्पनाओं में है, उसके बारे में सोच लेना, उसके बारे में लिख देना. आप कर दो, आपको भी नोबेल प्राइज दिलवा दूंगा. इसीलिए तो नोबेल प्राइज दिया गया है. अब जरा देखिए कि यह कोई गैस मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस आर है. अब खास बात, जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो क्या वो इससे फिजिकली टच में आ जाएगा? क्या वो इसके कभी फिजिकली कांटेक्ट में आ पाएगा? नहीं. मॉलिक्यूल कितना भी करीब आ जाए मगर इसके फिजिकल कांटेक्ट में कभी नहीं आ सकता, इसे टच नहीं कर सकता. जब कोई दूसरा मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो एक पर्टिकुलर दूरी वह जरूर मेंटेन करेगा. इस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर वह कभी भी एंटर नहीं कर सकेगा. इस रीजन के अंदर
वह कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा। दूसरा मॉलिक्यूल जब भी आएगा तो वो सिर्फ मैक्सिमम इस दूरी तक आएगा और इधर से आते हुए यहां तक आकर ऐसे लौट जाएगा। This particular region we may call it abandoned space, prohibited space। या तो हाँ बिल्कुल, ये तो कोलिजन डायमीटर कहलाता है। अलग अलग मॉलिक्यूल के केस में अलग अलग होएगा। इनसे यहां से यहां तक की दूरी, इसको हम सिग्मा से डिनोट कर देंगे और इसी को हम कोलिजन डायमीटर कहेंगे। इसी कोलिजन डायमीटर की वजह से ये जो सिग्मा है ये ही वहां पर कोलिजन डायमीटर कहलाएगा और इसकी वजह से वहां पर एक अबैंडन्ड स्पेस होगी। द स्पेस इन विच नो अदर मॉलिक्यूल्स वुड बी फाउंड। एक ऐसी स्पेस है जिस स्पेस पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल आपको नहीं मिल सकता। ये वॉइड भी नहीं कहलाएगी। इस स्पेस को हमको वेसल के वॉल्यूम से हटाना होगा। वॉइड इज दैट स्पेस इन विच एनी मॉलिक्यूल में अंडरगो रैंडम मोशन। वॉइड इज दैट स्पेस, इट्स दैट एम्प्टी स्पेस इन विच अ मॉलिक्यूल में अंडरगो रैंडम मोशन। मगर इस स्पेस में तो कोई दूसरा मॉलिक्यूल आ नहीं सकता। कोई दूसरा मॉलिक्यूल अपनी इस जगह पर जगह नहीं बना सकता, रैंडम मोशन नहीं कर सकता। ये मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में तो इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रोहिबिटेड स्पेस में इंक्लूड करेंगे। नो मैंस लैंड। जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, डू यू नो दैट? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC। मैं आपको बताता हूं वो क्या होती है। जब आप बॉर्डर पर जाएंगे तो बॉर्डर पर भाई क्या होना चाहिए कि ये एक लाइन बना दी, इधर इंडिया और इधर पाकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार। इस तरह से यदि हुई तो इतनी छोटी पार्टीशनिंग वॉल तो सिर्फ एक ही जगह पर है। जानते हो किस जगह पर? डू यू नो दैट? आपको पता है? हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सेपरेट करते हुए सिर्फ एक दीवार, और उस दीवार के इस तरफ यदि आम का पौधा है, आम का पेड़ है, तो फल इधर भी गिर सकते हैं। क्या जानते हैं ऐसी जगह कहां पर है? ऐसी जगह सिर्फ एक जगह पर है, अमृतसर वाघा बॉर्डर। जानते हैं कि नहीं? सुना है? अमृतसर में वाघा बॉर्डर है, वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सिर्फ दीवार है। और सचमुच में वहां एक ऐसी स्थिति है कि बॉर्डर के उस पार घर के अंदर आम का पेड़ लगा है और उसके आम दूसरे पार पेड़ जो है पाकिस्तान में है, फल गिरते हैं हिंदुस्तान। इस तरह की बॉर्डर तो सिर्फ एक ही जगह है। अदरवाइज हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में हर जगह पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC, इस तरह की। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में इस तरह की बॉर्डर है और
यह दूरी लगभग 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक की है। इसका मतलब इस बॉर्डर से आगे इंडियन नहीं जा सकते और इस बॉर्डर से आगे पाकिस्तानी नहीं जा सकते। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड नो मैन्स लैंड, लाइन ऑफ कंट्रोल। आप भी इससे दूरी बनाए रखें और हम भी इससे दूरी बनाए रखें। यदि हिंदुस्तानी कोई भी इस बॉर्डर से आगे आएगा तो यहां से गोलीबारी होगी और यदि पाकिस्तानी कोई यहां से आगे आएगा तो यहां से गोलीबारी होगी। दिस इज नो मैन्स लैंड। एयरटेल के ऐड में तो बच्चे यहां पर फुटबॉल खेलते हैं। यही तो भाईचारे की मिसाल रखना चाहते हैं वो लोग। यार क्यों इस तरह की लाइन छोड़ रखी है, क्यों ऐसे गोलाबाजी करते हो। वाघा बॉर्डर पर इनफैक्ट वो भाईचारे की मिसाल रखने की कोशिश करते हैं। वाघा बॉर्डर पर हर शाम को वहां हर सुबह दोनों कमांडर, दोनों कमांडमेंट, दोनों रेजिमेंट आपस में सैल्यूट करती हैं, मार्च करती हैं। दे यूज टू एक्सचेंज देयर ग्रीटिंग्स और हाथ मिलाती हैं। और वाघा बॉर्डर पर तो कहते हैं कि कई बार जो कमांडर इन चीफ है, हिंदुस्तान का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान में जाकर मस्त हो जाता है, ड्रिंक ड्रिंक करके और पार्टी करता है। और पाकिस्तान का जो कमांडर इन चीफ है वो कई बार इंडिया में आकर इस सेड कि दे हैव गॉट रियली ब्रदरली एंड अ वेरी फ्रेंडली रिलेशनशिप। वहां पर इनफैक्ट ढेर सारे सैलानी भी, ढेर सारे टूरिस्ट भी दिल्ली जाते हैं और सुबह और शाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वहां मार्च पास्ट को भी देखते हैं और एक दूसरे को सैल्यूट करने को भी देखते हैं। ऐसा कहा जाता है। मैंने भी सोचा है कि एक बार जरूर अमृतसर जाऊंगा, स्वर्ण मंदिर के दर्शन भी करूंगा और वाघा बॉर्डर पर भी एक दिन जरूर बिताऊंगा। आप भी जरूर जाना। एनीवे, अभी हम इधर बात करें। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से यह जो मॉलिक्यूल है, यह मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देता है कि उस रीजन में कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता। अपने चारों तरफ एक अबैंडन्ड स्पेस क्रिएट कर देता है, एक प्रोहिबिटेड जोन क्रिएट कर देता है। और ये जो वॉल्यूम है ये फिर किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल नहीं रह जाता। एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट वॉल्यूम करेक्शन। ये V तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है या जिसे हम वॉल्यूम ऑफ गैस कहेंगे, वो वेसल के वॉल्यूम के बराबर नहीं होता है, उससे थोड़ा कम होता है। इफ V इज द वॉल्यूम ऑफ वेसल, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, जो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस है, वो V नहीं होता है, वो V से थोड़ा कम होता है। कितना कम होता है? दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। V में, वेसल के वॉल्यूम में वॉल्यूम करेक्शन सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, उसे हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अब ये वॉल्यूम करेक्शन क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। दिस वॉल्यूम करेक्शन, अब आप सोचिए, वहां पर जितने ज्यादा नंबर ऑफ गैस मोल्स होंगे उतने ही ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और उतनी ही ज्यादा अबैंडन्ड स्पेस होगी। जितने ज्यादा वहां पर गैस के मोल्स है उतने ही ज्यादा वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स है, उतने ही ज्यादा वहां पर अबैंडन्ड स्पेस है। सो वॉल्यूम करेक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस। In fact, this volume correction
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं, इक्वालिटी साइन और साथ में कांस्टेंट बी. हियर वंस अगेन बी इज टर्म्ड एज वंडरवॉल कांस्टेंट और मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ voids is V minus NB. Here B is once again called van der Waal constant. B is called van der Waal constant. Once again, this van der Waal constant B, it's fixed and a constant value for any gas. किसी भी गैस के लिए यह एक फिक्स और कांस्टेंट वैल्यू होती है और अलग अलग गैस के लिए B की वैल्यू अलग अलग होती है. इसे हम van der Waal कांस्टेंट कहते हैं. मैं इसी समय आपसे पूछता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ B? van der Waal कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा? सोच के बोलो. लीटर क्यूब. क्यों बोल रहे हो? लीटर ही अपने आप में वॉल्यूम है, तो लीटर क्यूब क्यों बोल रहे हो? और एन को भूल गए? गड़बड़ कर रहे हो. V is volume in liters, तो NB को भी it must be in liters. हाँ, N की जगह मैंने लिखा मोल, B ऐसा का ऐसा ही और यह लीटर. सो B must be in लीटर पर मोल. B की जो यूनिट होगी वो लीटर पर मोल में होगी. द डायमेंशन ऑफ B वुड बी लीटर पर मोल. अब इस तरह से van der Waal ने एक तो प्रेशर करेक्शन सजेस्ट करा, दूसरा वॉल्यूम करेक्शन सजेस्ट करा. अब उसने क्या कहा? PV इक्वल टू nRT हम जो लिखते हैं उसमें P इज द प्रेशर ऑफ गैस. PV इक्वल टू nRT जो हम लिखते हैं उसमें P इज द प्रेशर ऑफ गैस. तो प्रेशर ऑफ गैस की जगह लिखा जाए P प्लस N स्क्वायर A बाय V स्क्वायर. और इस V की जगह लिखा जाए V वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह लिखना चाहिए V माइनस NB इज इक्वल टू nRT. फाइनली van der Waal ने यह इक्वेशन लिख दी. और van der Waal की इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन. इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन विच इज ओबेड बाय रियल गैसेस. इसी इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन आइडियल गैस इक्वेशन. मैं 1 मिनट इसको लिख दूं, फिर आपसे अवश्य बात करता हूं. 1 मिनट के लिए बस. इसी इक्वेशन को हम कहते हैं van der Waal गैस इक्वेशन. कुछ भी कह दो, इस इक्वेशन के 3 नाम हैं. या तो आप इसे रियल गैस इक्वेशन कह दो. हाँ बोलो बोलो. हाँ हाँ
वंस अगेन जहां रियल गैस है वहां यह हॉबी होगी। यूनिवर्सल शब्द इसलिए नहीं लगा रहा हूं कि पूरे यूनिवर्स में गैस है ही का, तो कहीं पर भी यदि गैस होगी वो रियल गैस है तो अप्लाई करेगी। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, द इक्वेशन which is applicable to any gas which really exists. This equation is also termed as non-ideal gas equation. The equation describes the non-ideal behavior of gas. This equation is termed as van der Waal gas equation, since this equation was obtained by van der Waal. इसी इक्वेशन को लिखने के लिए van der Waal was awarded with Nobel Prize. हाँ बोलो। E plus n square a by v square, हाँ बिल्कुल है। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल रखो आप इधर, v भी वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ठीक है ना। P is measured pressure, P is measured pressure, V is volume of vessel, N is number of moles, A and B are van der Waal constant, R is universal gas constant, T is absolute temperature of gas. This is van der Waal gas equation obtained by van der Waal. अब एग्जैक्टली यहीं से मैं मेरे अगले लेक्चर में कंटिन्यू कराता हूं। अगले लेक्चर में मैं रियल गैस के बिहेवियर को एक और तरीके से एनालिसिस करवाऊंगा। मैं एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, द कंसेप्ट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम रियल गैस के बिहेवियर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आपको क्या गैसियस स्टेट की पहली शीट मिल चुकी है, क्या दूसरी शीट मिल चुकी है? तो चलिए इसी समय तीसरी शीट भी गैसियस स्टेट की कलेक्ट कर लीजिए। मिल गई अभी? तीसरी शीट भी अब आप कलेक्ट कर लीजिए। इन शीट को अब करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगले लेक्चर में मैं गैसियस स्टेट की पूरी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, and thereafter I'll start discussing all your problems from the sheet. शीट के जितने भी डाउट्स होंगे एक एक करके डिस्कस करता जाऊंगा। I'll give you ample of time। मगर मैंने ऑलरेडी शीट 1 काफी पहले दे दी है, शीट 2 भी दे दी है, शीट 3 भी आज आपको मिल गई है, तो इन तीनों शीट को आप पूरी तरह से करके तैयार रखिए। परसों मैं इस टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करवाने के बाद उसके अगले लेक्चर में से मैं डिस्कशन स्टार्ट करवा दूंगा और गैसियस स्टेट को पूरी तरह से कंप्लीट कराऊंगा। आज के दिन में इतना ही कराता हूं, क्योंकि यह अपने आप में एक माइलस्टोन टच हो चुका है। अगले लेक्चर में जो मैं कराने जा रहा हूं पहले से बता देता हूं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z से डिनोट करूंगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी हम इसी रियल गैस को समझेंगे। रियल गैस को एक दूसरे तरीके से एनालाइज करेंगे, कितना वो आइडियल नेचर से दूर है और कितना वो आइडियल नेचर के करीब है, इस बात को हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से समझेंगे। आज के दिन इतना ही करते हैं। जो मैंने तीसरी शीट दी है उसको अटेम्प्ट करने लगी है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं यह नहीं कहता कि आपसे सारे सवाल बन जाएंगे। इनफैक्ट जो मैंने शीट्स आपको दी हैं वो इतनी आसान नहीं है। दे कंटेन वेरी डिफिकल्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट यू ट्राई योर लेवल बेस्ट। आप एक रेफरेंस बुक भी पढ़ना चालू कर दीजिए, उस रेफरेंस बुक से थ्योरी भी देखना चालू कर दीजिए, और उस रेफरेंस बुक के दिए गए कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, कुछ सॉल्व प्रॉब्लम को भी कीजिए।
उस रेफरेंस बुक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्व प्रॉब्लम को करने के बाद आप मेरी दी गई इन शीट को अटेम्प्ट लगाइए। आप डायरेक्टली इन शीट को अटेम्प्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे, आपको काफी अधिक समस्या आएंगी। इन दी गई शीट को अटेम्प्ट लगाने से पहले एक बार बुक से अच्छी तरह से थ्योरी को पढ़िए, एक बार बुक से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। हाँ बोलो। हाँ, आप रेफरेंस बुक के लिए कोई सी भी बुक रेफर कर सकते हैं। आप चाहे तो कॉम्प्रहेंसिव की केमिस्ट्री ले लीजिए 11th स्टैंडर्ड की, आप चाहे तो मॉडर्न एबीसी ले लीजिए, आप चाहे तो दिनेश की ले लीजिए, आप चाहे तो प्रदीप की ले लीजिए, आप चाहे तो टुगेदर विथ ले लीजिए। ऑल दिस आर गुड बुक्स एंड ऑल दिस कंटेन theory at very good level. All these books contain numerical problems at good level. All this book contain sufficient number of solved problems as well. मैं यह नहीं कहता आपको सारी बुक लेनी है, आपको कोई सी भी एक बुक लेनी है और वह बुक प्रेफर कर लीजिए जो आपके स्कूल टीचर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। आप मेरे हिसाब से बुक मत लीजिए। मैं तो थ्योरी आपको पूरी बता रहा हूं, जो आपके स्कूल में टीचर बुक प्रेस्क्राइब कर रहा है उस बुक को परचेज कीजिए। आप उसके हिसाब से थ्योरी भी पढ़ लेंगे और आप उसके हिसाब से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी उसमें से देख लेंगे। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के बाद 10-12 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें से कीजिए जिससे कि आपका मोमेंटम बन जाए। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कीजिए। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आप उसके करेंगे तो आपका एक मोमेंटम बन जाएगा, एक फ्लो बन जाएगा और उस फ्लो के बनने के बाद में आप मेरे द्वारा दी गई इन शीट्स को कीजिए। जो मैं शीट्स दे रहा हूं ये आसान शीट्स नहीं है, ये थोड़ी डिफिकल्ट लेवल की शीट है। इसके प्रॉब्लम्स एकदम जल्दी एकदम आसानी से नहीं बनते। आप थोड़ा इस तरह से मेहनत करेंगे फिर इनको करना चालू करेंगे तो आप फिर इन प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। इसके बाद जितने भी प्रॉब्लम आपसे बन जाते हैं बहुत अच्छा, जो नहीं बन पाते आप उनको जरूर मार्क करके रखिए। वंस अगेन, किसी भी एक सवाल पर सिर्फ एक अटेम्प्ट नहीं लगाया जाता है। यू नीड टू पुट नियरली 3 to 4 अटेम्प्ट टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। 3-4 अटेम्प्ट लगाने के बाद भी यदि वो प्रॉब्लम नहीं बने तो आप मुझसे क्लास में पूछिए, उसको सॉल्व करके बताऊंगा कि इसको कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, कैसे अटैक करना चाहिए और कैसे इसको सॉल्व करके कर देना